कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुनील अपने सहयोगियों मनोज और प्रकाश के साथ एक पुरानी संपत्ति का मुआयना करने आया था। ये ठंड तो आज हमारी जान लेकर ही मानेगा। हाँ यार, इतनी ठंड में तो सच में बर्फ बन जाएंगे। ऊपर से अब रात हो चुकी है और हम सुनसान सड़क पर खड़े हैं। सुनो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगता आधी रात को कोई टैक्सी मिलेगी। सही कह रहे हैं सर, हमें अब पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। तीनों इस उम्मीद में आगे बढ़ने लगे कि उन्हें कोई सहारा मिल जाए। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यार देखो, ये पूरी सड़क खाली है, कोई वाहन आता जाता दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं, शायद पास में कोई बस्ती दिख जाए। सर, पर इतनी रात को हम अजनबी पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो इस ठंड की रात में हम बीमार पड़ जाएंगे। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। पूरा रास्ता खतरे का संकेत दे रहा था। ठंड से बचने के लिए उन्होंने मुख्य सड़क छोड़कर घने जंगल के रास्ते से जाने का फैसला किया। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। यार, ये बॉस के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। जब कंपनी से पैसा मिलता है तो काम तो करना पड़ेगा ना। हमारी गाड़ी ही गलत समय पर खराब हुई, अब इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, ये भी सही कहा। तीनों चलते जा रहे थे, बिना यह जाने कि यह रास्ता कहाँ ले जाएगा। चारों ओर सिर्फ जंगल था और ठंड तो मानो अपनी चरम सीमा को छू रही। तभी दूर जंगल में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जहाँ एक व्यक्ति आग ताप रहा था। देखो, वहाँ कोई आग सेक रहा है, चलो उससे मदद मांगते हैं। तीनों उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। ये आधी रात को कौन आ रहा है? उस बच्चे ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। अरे बेटा, हम रतनपुर गांव ढूंढ रहे हैं। अंकल, रतनपुर यहाँ से बहुत दूर है। आपको जाते जाते सुबह हो जाएगी और ऊपर से इतनी रात को जाना सुरक्षित भी नहीं है। क्या आपके घर में हमें रात रुकने की जगह मिल जाएगी? क्यों नहीं, हमारा काम ही है लोगों की सेवा करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटा, आपको ठंड नहीं लग रही? इतने कम कपड़ों में बैठे हो। अरे अंकल, कैसी बात कर रहे हैं? हम तो जंगल में पले बले हैं, इसलिए मौसम का ज्यादा असर नहीं होता। ये तेज हवा और बूंदाबांदी जैसा मौसम कैसे हो गया अचानक? ये पहाड़ी क्षेत्र है अंकल, यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। चलिए अंदर। बिना मौसम के इतनी तेज बारिश, मानो कोई जोर जोर से पूरे जंगल में चीख रहा हो। अंकल, ये मेरी माँ है। ये कौन है बेटा? ये लोग रतनपुर का रास्ता भटक गए हैं माँ। ऊपर से इतनी ठंड और बारिश। मैंने कहा कि हमारे घर पर रुक जाएं, सुबह होते ही निकल जाना। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, इन्हें अंदर लाकर। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो हमारा कर्तव्य है मुसाफिरों की मदद करना। माँ अब बातें ही करती रहेगी या मेहमानों को आराम करने भी दोगी? हाँ हाँ, ले जा बेटा। बेटा, तुम नहीं मिलते तो पता नहीं इतनी ठंड में हमारा क्या होता। हमें इसी बहाने कोई नए दोस्त मिल गए। हाँ, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। मेरा भी यही कहना है, आप इस रात को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब आराम कर लीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम दूसरे कमरे में ही हैं। ठीक है, अच्छा हुआ ये भला परिवार मिल गया, वरना इतनी बारिश में हम कहाँ जाते। हाँ सर, सही कहा। ऊपर से ठंड और यह तेज बौछार। चलो अब आराम करते हैं, सुबह निकलेंगे। अभी तो बिस्तर पर एक ही आदमी आ सकता है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अंदर तीनों आराम कर रहे थे, लेकिन मनोज को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, मानो उसे पहले से आभास हो कि कुछ बुरा होने वाला है, बस वो समझ नहीं पा रहा था। मनोज खिड़की से बाहर बारिश को घूरने लगा। अरे भाई, आराम कर ले यार, रात अभी बहुत बाकी है। भाई तू आराम कर, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। ठीक है भाई, मत कर, मैं तो चलो सोने लगा। कुछ देर बाद मनोज भी लेट गए। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। मनोज जल्दी से खिड़की के पास गया और उसने देखा कि वे लोग आधी रात को जंगल की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। वह दौड़कर प्रकाश को जगाने गया, लेकिन प्रकाश गहरी नींद में था। प्रकाश, प्रकाश भाई उठ, जल्दी उठ प्रकाश। प्रकाश उठ ही नहीं रहा था। जब प्रकाश नहीं उठा तो मनोज खुद ही उनका पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ गए। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही थी और अब बारिश भी रुक गई। जंगल के अंदर ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी सहन नहीं कर सकता था, लेकिन मनोज ठंड की परवाह किए बिना उनका पीछा करता गया, सिर्फ यह जानने के लिए कि वे लोग आधी रात को कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि वे लोग अपनी असली रूप में आ गए हैं और जानवरों का शिकार कर रहे हैं। यह नजारा देखकर मनोज की आंखें फटी की फटी रह गई। वह डर से कांपते हुए वहां से भागा, लगातार भागता गया, रुका ही नहीं। प्रकाश की जब आंख खुली तो उसने देखा कि मनोज गायब है। उसने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और दूसरे कमरे में भी जाकर देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। सर उठिए, सर उठिए, मनोज नहीं दिख रहा। सर, घर में कोई नहीं है।
मनोज भी गायब और वो दोनों भी। क्या बात कर रहे हो? तुमने ठीक से देखा है? सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो मत, चलो ढूंढते हैं। दोनों मनोज को ढूंढने के लिए निकल पड़े। देखो सर, यहाँ पर वे दोनों भी नहीं है। चलो बाहर देखते हैं। दोनों मनोज को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे जंगल की ओर बढ़े और ठंड इतनी भयानक थी कि मानो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी। समझ नहीं आ रहा, आधी रात को कहाँ ढूंढे? सर हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। सही कहा, चलो गांव की ओर चलते हैं, वहाँ किसी से मदद मांगते हैं। दोनों बस्ती की दिशा में बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि कहीं से कोई राह दिख जाए, जबकि उन्हें गांव का रास्ता मालूम भी नहीं था। काफी देर भटकने के बाद किस्मत से उन्हें दूर एक गांव दिखाई दिया। ये देखो, घर जैसा लग रहा है। लगता है हम गांव में पहुंच गए। चलो किसी से मदद लेते हैं। उन्होंने देखा कि आधी रात को एक घर के सामने कोई आग दाब रहा है। अरे बाबा, इतनी रात को कौन आ रहा है? लगता है ये हमारे गांव के नहीं है, पहले कभी नहीं देखे यहाँ। बाबा, आपने हमारे दोस्त को कहीं देखा है? वो मिल नहीं रहा। नहीं, अभी तक तो हमारे गांव में कोई नया चेहरा नहीं देखा। इधर आकर बैठो और बताओ क्या हुआ। जंगल में हमें एक लड़का मिला जिसने हमें अपने घर में रुकने की जगह दी, लेकिन जब आँख खुली तो वो और उसकी माँ दोनों गायब थे। अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं, अब वो नहीं मिलेगा। क्यों? अगर इस समय हम भी जंगल की तरफ निकलते हैं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। उधर ऐसा क्या है बाबा? तुमने यह नहीं बताया कि तुम यहाँ क्या करने आए थे। बाबा, हम जमीन का सर्वे करने आए थे। सोचा था जमीन लेकर वहाँ एक फैक्ट्री खोलेंगे। कौन सी जमीन? वो पंचायत भवन के सामने वाली जमीन। जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अमर था और उसकी माँ सरिता। सरिता अक्सर बीमार रहती थी और उसकी हालत देखकर उसका बेटा हमेशा दुखी रहता था। अमर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। माँ, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो चलो शहर के अस्पताल चलते हैं। इतनी रात में कैसे जाएंगे बेटा? जाते जाते तो अस्पताल में सुबह हो जाए। अब कर भी क्या सकते हैं माँ, चलना तो पड़ेगा ही। बीमार माँ को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसके गांव से शहर बहुत दूर था और उसके गांव में न कोई डॉक्टर था। दोनों शहर पहुंच गए और डॉक्टर ने सरिता की जांच की। बेटा, तुम्हारी माँ को सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो रही है। आप इन्हें नियमित रूप से अस्पताल आते रहिएगा। इलाज मिलता रहा तो ये ठीक हो जाएंगी। माँ, तुम अब ठीक हो? अभी डॉक्टर से बात की है। अच्छा, अमर अपनी बीमार माँ को लेकर वापस गांव की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसने वो सारी बातें नहीं बताई जो डॉक्टर ने उसकी माँ के बारे में कही थी। तुम आराम करो माँ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाता हूँ। रहने दे बेटा, मैं बना देती हूँ ना। इस हालत में आप बनाओगी क्या? पहले ठीक हो जाओ फिर बनाना। अमर खाना बनाने लगा। दोनों खाना खा ही रहे थे, तभी अमर ने कहा, मैं खाना खाकर मालिक चंदूलाल के खेत में काम करने जा रहा हूँ माँ। आज नहीं गया तो काम से निकाल देगा। हाँ ठीक है बेटा, वापस कब तक लौटोगे? शाम तक आ जाऊंगा माँ, आप आराम कीजिए। अमर अपना कुदाल लेकर मालिक चंदूलाल के खेतों की ओर जाने लगा। क्या बात, आज क्यों आ गया? आज भी नहीं आता। पैसे लेने तो समय पर आ जाता है। मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार थी, इसलिए नहीं आ पा रहा था। पैसे लेने तो समय पर आ जाता है। मालिक, मैं तो आपसे कभी पूरे पैसे लेता ही नहीं हूँ। जितना आपका मन करता है आप पकड़ा देते हो। निकलना है क्या काम से? नहीं ना, चुपचाप काम करने लग जा। मालिक, हर साल मेरी माँ आपको ही वोट देती है, इसी उम्मीद में कि हमारे गांव में एक अस्पताल बन जाएगा। पैसा तेरे बाप देगा क्या? मालिक, गांव वाले कह रहे हैं कि आपको अस्पताल बनाने के पैसे मिल चुके हैं। अगर अस्पताल बन जाता तो मेरी माँ का इलाज भी यही हो पाता। एक्वायर्ड मुझे उसे शहर ले जाना पड़ता है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। मिले हैं तो सुन ध्यान से। मैंने ठेका नहीं ले रखा तेरे और तेरी लाचार माँ का। अब निकल यहाँ से। बेचारा अमर उदास होकर वहाँ से चुपचाप निकल गया। माँ, मैंने मालिक से कहा था कि सरकार जो पैसे देती है उससे अस्पताल क्यों नहीं बनवाते, तो उल्टा बोलकर मुझे वहाँ से भगा दिया गया। वैसे भी अब तो मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा, कुछ समय बाद। हाँ माँ, पर यहाँ के लोगों को भी तो जरूरत है। रात हो गई थी, दोनों सो रहे थे। अचानक सरिता को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी अमर की आंख खुली।
क्या हुआ माँ? सांस थोड़ी थोड़ी आ रही है। माँ, आप सांस लेने की कोशिश करो। अमर तुरंत आधी रात को अस्पताल के लिए निकल गया। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हुई। बेटा मैं ठीक तो हूँ। माँ, बस आप सांस लेने की कोशिश करो। बेटा पहले साइड में रोको, लगता नहीं है अब जी पाऊँ। कुछ नहीं होने दूंगा माँ, बस आप सांस लेने की कोशिश करो माँ। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। काश हमारे गांव में भी एक अस्पताल होता। तुम नहीं रहोगी तो मेरे जीने का क्या फायदा माँ? हमारे पास अभी भी मौका है अस्पताल जाने का। चलो पहले उठो, अस्पताल चलते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी चीख चीख कर रो रहा। अरे अमर, तू काम पर क्यों नहीं आ रहा है? वह किसी से कुछ भी नहीं बोलता था। दिन रात अपनी माँ सरिता को याद करता रहता था और सोचता था काश उनके गांव में भी एक अस्पताल होता तो उसकी माँ बच जाती। कुछ समय बाद उसने जहर खा लिया और दुनिया को अलविदा कह दिया। इससे पहले भी जो यहाँ आया था वो भी मारा गया था। अगर अस्पताल नहीं बनवाया तो तुम भी वापस नहीं जा पाओगे। नहीं बाबा, डर की बात नहीं, बस अस्पताल की जरूरत है यहाँ। लो, सुबह हो गई, शायद 6 बज गए। चलो इसी घर में हम रात को रुके। चलो अब अंदर जाकर देखते हैं। यहाँ वो दोनों सोए थे, बेटा और माँ, और दूसरे कमरे में हम दोनों। इसी कमरे में हम सोए थे। जब आँख खुली तो मनोज गायब। चलो आसपास के जंगलों में ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगा। सुनो, तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाते हैं। वे चारों पूरे जंगल में मनोज को ढूंढने के लिए फैल गए। तभी प्रकाश ने देखा कि मनोज बेहोश पड़ा हुआ है। वह फौरन उसके पास भागा। थोड़ी देर बाद सुनील भी वहाँ पहुँच गया। मनोज, मनोज आंखें खोलो। मनोज ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसी पल अचानक दोनों आत्माएं वहाँ प्रकट हो गईं। अगर तुमने यहाँ अस्पताल नहीं बनाया तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इन्हें कुछ मत करना, ये यहाँ के नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इस गांव में एक अस्पताल हो और बिना अस्पताल बनवाए हम नहीं जाएंगे। कुछ ही पलों में दोनों आत्माएं एक तेज आवाज के साथ वहाँ से गायब हो गई। इस घटना के बाद सुनील और उसके साथी ने मिलकर गांव में एक अस्पताल बनवाया ताकि भविष्य में कोई भी इंसान उसी डर और बेबसी का शिकार न बने। आज भी ऐसे गांव हैं जहां अस्पताल नहीं है। लोगों को इलाज के लिए अपने गांव से दूर जाना पड़ता है। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।